यदि मानव जाति किसी के द्वारा थोपे गए विचारों का अनुसरण न करे और अपने तर्क से सत्य का अनुसरण करे तो उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। हर भेदभाव को मिटाकर प्रगति की राह पर वो अग्रसर हो सकता है। राजा राम मोहन राय के ये विचार आज भी हमें भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छोटा उदेपुर के बुडेली में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा। इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में होंगी शामिल। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के 2022 के विजेताओं को करेंगी सम्मान। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी शिलान्यास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान दौरे पर। बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान संस्थान का करेंगे उद्घाटन। बाड़मेर में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की रखेंगे आधारशिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, राजनीतिक सहूलियत से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं, कूटनीति और बातचीत ही एकमात्र प्रभावी समाधान। और एशियाड में भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में जीता स्वर्ण पदक। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय सीरीज का तीसरा मैच आज राजकोट में। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वे आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज सुबह लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद करीब 12:45 पर प्रधानमंत्री छोटा उदेपुर के बुडेली पहुंचेंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 20 वर्ष पहले की गई थी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 28 सितंबर 2003 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का सफर शुरू हुआ था। पिछले 20 वर्षों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने से नए भारत को आकार देने तक विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात की बेजोड़ सफलता पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गई और इसने अन्य भारतीय राज्यों को भी ऐसे निवेश शिखर सम्मेलनों के आयोजनों के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने से पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी अवसंरचनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओदरा, दाभोई, सिनोर, मालसर, आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चाप तालाब पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, वडोदरा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लगभग 400 नवनिर्मित आवास, पूरे गुजरात के 7,500 गांवों में ग्राम वाईफाई परियोजना और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री छोटा उदेपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज
और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के आयोजन को भारत ने उसको जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया चकित है। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बेड़ा जब युवा उठा लेते हैं तो उस कार्यक्रम का सफल होना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। भारत के प्रयास से ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए। आज के ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है। भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन निवेश करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय त्योहारों का है। उन्होंने लोगों से खरीदारी में मेड इन इंडिया को तरजीह देने की बात कही। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यही भारत का नियो मिडिल क्लास बन गया है। देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से विकास में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। इस साल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में शामिल होंगी और इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता यानी ISAC का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जा रहा है। 2018 से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये मिशन के तहत शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है, जहां अनुकरणीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने, सहकर्मियों को एक दूसरे से सीखने को सक्षम करने और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए अग्रणी शहर रणनीतियों, परियोजनाओं और विचारों को मान्यता दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति शाम को जबलपुर में उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति राजस्थान में सबसे पहले बिट्स पिलानी संस्थान जाएंगे और वहां उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। तत्पश्चात उपराष्ट्रपति बीकानेर में ICAR के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे और कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति आज बाड़मेर में गुड़ामालानी में ICAR के श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे और कृषि वैज्ञानिकों और लोगों से विमर्श करेंगे।
अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का खेताराम जी की पोल स्थित ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी है। उसके बाद उपराष्ट्रपति जोधपुर पहुंचेंगे और वहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब वे दिन नहीं रहे हैं जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और बाकी देशों से उनके अनुरूप चलने की उम्मीद की जाती थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आम सहमति बनाना अनिवार्यता है। संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाना चाहिए और इसके लिए प्रभावशीलता और विश्वसनीयता दोनों ही आवश्यक हैं। विदेश मंत्री ने यूएनजीए में बोलते हुए कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। दुनिया के कई क्षेत्रों में संघर्ष चल रहे हैं और तनाव का माहौल है। कूटनीति और बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि G20 में हमने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाया। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र को भी सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. Recognizing that growth and development must focus on the most vulnerable, we began the G20 presidency by convening the Voice of the Global South Summit. This enabled us to hear directly from 125 nations and place their concerns on the G20 agenda. As a consequence, issues which deserve global attention got a fair hearing. More than that, the deliberations produce outcomes that have great significance for the international community. Mr. President, it was also noteworthy that at India's initiative, the African Union was admitted as a permanent member of the G20. By doing so, we gave voice to an entire continent which has long been its due. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडाई पक्ष को आश्वासन दिया कि अगर वे खालिस्तानी नेता हरदीप निज्जर की हत्या के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क में डिस्कशन एट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बोलते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने कनाडाई लोगों से कहा कि ये भारत सरकार की नीति नहीं है। हमने कहा कि यदि आपके पास कुछ विशिष्ट है और यदि आपके पास कुछ प्रासंगिक है तो हमें बताएं, हम इसे देखने के लिए तैयार हैं। संदर्भ के बिना तस्वीर एक तरह से पूरी नहीं होती। गौरतलब है कि कनाडा ने अभी तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। What we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की जाएगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने परिषद के सदस्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ से जल बंटवारे से संबंधित अपने विवादों को ओपन माइंड और आपसी चर्चा से हल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही हमारे देश की सीमाओं पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से पंजाब और जम्मू कश्मीर तक हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी
सीमा सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी समस्या रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इसरो प्रमुख ने हाल ही में इसरो ने जो कामयाबी हासिल की है उसके अनुभव उपराष्ट्रपति के साथ साझा किए। वहीं उपराष्ट्रपति ने इसरो की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसरो प्रमुख से तमाम पहलुओं के बारे में बात की। 23 अगस्त 2023 की शाम को 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर उतरा। चंद्रयान-3 के जरिए इसरो ने अपनी कामयाबी में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ा। हर भारतीय के लिए ये गर्व के पल रहे। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं। भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद के रहस्य जानने के नए द्वार खोले हैं। चंद्रयान-3 की कभी न भूलने वाली सफलता के बाद आदित्य L1 अभियान ने एक और शानदार कामयाबी इसरो के खाते में जोड़ी है। अपनी एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस वहीदा रहमान को सिनेमा के बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के के लिए चुना गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा जाएगा। वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। वहीदा रहमान ने अपनी एक्टिंग से लंबे समय तक सिनेमा पर राज किया है। उन्होंने पर्दे पर देवानंद, राज कपूर, राजकुमार, मनोज कुमार और सुनील दत्त सहित हिंदी सिनेमा के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। वहीदा रहमान ने 1965 में फिल्म गाइड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक्स पर एक पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता हुई है कि वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में उनकी यात्रा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रतिभा, समर्पण और शालीनता की प्रतीक वे हमारे सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ विरासत हैं। उन्हें बधाई। और अब बात करते हैं खेल जगत की। एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत ने घुड़सवारी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जिसमें ड्रेसेस टीम ने चीन और हांगकांग जैसी टीमों को हराकर ऐतिहासिक शीर्ष पोडियम स्थान हासिल किया। सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, हृदय विपुल छेदा और अनुष अग्रवाल की चौकड़ी ने कुल मिलाकर 209.205 का स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक जीता। नेहा ठाकुर ने नौकायन में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिंगापुर पर 16-1 की शानदार जीत के साथ अपना गोल स्कोरिंग कारनामा जारी रखा। अन्य स्पर्धाओं में भारत ने महिला स्क्वैश टीम स्पर्धा में और टेनिस के मिक्स्ड डबल मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। आइए चित्रों के माध्यम से देखते हैं एशियाड के तीसरे दिन भारत के प्रदर्शन को। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। कई ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस मंगलवार को खिलाड़ी वर्ग में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बनकर उभरे।
50 वर्षीय पेस 2024 की कक्षा के लिए घोषित 6 नामांकित व्यक्तियों में से एक थे। खिलाड़ी श्रेणी में उनका मुकाबला कारा ब्लैक, एना इवानोविच, कार्लोस मोया, डैनियल नेस्टर और फ्लाविया पेनेटा से होगा। पेस को 1996-97 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 1990 में अर्जुन पुरस्कार, 2001 में पद्मश्री पुरस्कार और टेनिस में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जनवरी 2014 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से होगी। टॉस दोपहर 1 बजे होगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का मौका होगा। भारतीय टीम कंगारुओं को इस फॉर्मेट में क्लीन स्वीप नहीं कर सकी है। 2011 में एक सीरीज 1-0 से जीती थी, लेकिन उस सीरीज के शेष 2 मैच बारिश में धुल गए थे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। आज भारत की पहल ट्रैवल फॉर लाइफ को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भारत मंडपम में सुबह करीब 9:45 पर इसे लॉन्च करेंगे। आइए विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये दिन, एक रिपोर्ट के जरिए। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आजकल लोगों के बीच ट्रैवलिंग का बेहद क्रेज है। माना यह जाता है कि हम जितने अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हमें अपने जीवन में उतना ही सीखने को मिलता है। इसके साथ ही दूसरे देशों और शहरों की सभ्यता और संस्कृति समझने में मदद मिलती है। पर्यटन एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत रास्ता है। घूमना फिरना न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आज के समय में जहां हर देश की पहली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द गिर्द घूमती है। पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1980 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया, क्योंकि इसी दिन साल 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया। विश्व पर्यटन दिवस 2023 में UNWTO पर्यटन और हरित निवेश थीम के तहत सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिक और बेहतर लक्षित निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा रहा है, जो 2030 तक एक बेहतर दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र रोड मैप है। अब नए और अभिनव समाधानों का समय है, न कि केवल पारंपरिक निवेश जो आर्थिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं और रेखांकित करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने में पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पर्यटन एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और इसकी छवि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व पर्यटन दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यटन के फायदों को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बाली के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। UNWTO राज्यों के प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 27 सितंबर साल 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत साल 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने की। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है।
भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से एक नया अभियान शुरू किया। साल 2023 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और हरित निवेश रखी गई है। 27 सितंबर साल 1833 को राजा राममोहन राय का निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं का उन्होंने भरपूर विरोध किया। 27 सितंबर साल 1958 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक बने जिन्होंने इस कीर्तिमान को छुआ। पेशे से वकील मिहिर सेन को वकालत के दौरान ही इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून चढ़ा, जिसे उन्होंने आज ही के दिन पूरा किया। इतना ही नहीं, साल 1966 में मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल किया। मिहिर सेन को साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 27 सितंबर साल 1873 को विट्ठल भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ। वे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई भारत के प्रख्यात विधानवेत्ता, आचार्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के देश विदेश में प्रचारक रहे। वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। उन्होंने बारडोली आंदोलन और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।